सिल्क रोड कोई एक अकेला रास्ता नहीं था। ये रास्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। ये रूट्स ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करते थे। सदियों तक ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट हाईवेज थे। लोग, सामान और आइडियाज इन पुराने रोड से ट्रैवल करते थे। इसकी कई ब्रांचेस के किनारे बड़े बड़े एम्पायर्स बने और गिरे। रेगिस्तान की रेत और ऊंचे पहाड़ों ने अनगिनत कैरावान्स को गुजरते देखा। इस नेटवर्क ने दुनिया को कई तरीकों से बदल दिया। इसने दूर दराज के कल्चर्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया। सिल्क रोड पर बहुत सारा वैल्यूएबल सामान आता जाता था। चाइना अपना कीमती सिल्क पश्चिम की ओर भेजता था। ईस्ट इंडीज के मसाले रोम तक पहुंचते थे। गोल्ड, सिल्वर और ग्लास पूरब की ओर ट्रैवल करते थे। सेंट्रल एशिया के घोड़े चाइना में बहुत प्राइज्ड थे। लेकिन ट्रेड सिर्फ फिजिकल सामान के बारे में नहीं था। सिल्क रोड आइडियाज का भी एक बड़ा ट्रांसमीटर था। मर्चेंट्स के साथ साथ धर्म, फिलॉसफीज और टेक्नोलॉजीज भी ट्रैवल करती थीं। नॉलेज का ये एक्सचेंज शायद सिल्क या मसालों के ट्रेड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसने सिविलाइजेशंस को गहराई से शेप किया। सिल्क रोड पर कल्चरल एक्सचेंज बहुत जबरदस्त था। ये सचमुच सिविलाइजेशंस का मेल्टिंग पॉट था। बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सब इन्हीं रूट्स से फैले। ग्रीस के आर्ट स्टाइल्स ने इंडिया और चाइना के आर्ट को इन्फ्लुएंस किया। चाइना के इन्वेंशंस जैसे पेपर और गन पाउडर पश्चिम की ओर ट्रैवल किए। लोगों और आइडियाज के इस कांस्टेंट फ्लो ने एक वाइब्रेंट इंटरकनेक्टेड दुनिया बनाई। सिल्क रोड के किनारे बसे शहर कॉस्मोपॉलिटन सेंटर्स बन गए। वो लर्निंग और इनोवेशन की जगहें थीं। इस एक्सचेंज को समझना हिस्ट्री को समझने के लिए की है। इन जाने पहचाने रास्तों का होना बहुत क्रूशल था। इसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को पॉसिबल बनाया, हालांकि ये अब भी डिफिकल्ट था। मर्चेंट्स ने रूट्स और ओएसिस के बारे में जान लिया था। उन्हें पता था कि पानी और पनाह कहां मिलेगी। ये एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नई चीजों के लिए तैयार था। जब इंडिया से बुद्धिज्म फैलना शुरू हुआ तो सिल्क रोड उसका मेन चैनल था। जो सड़कें सिल्क और मसाले ले जाती थीं, वो नए बिलीफ्स भी ले जाती थीं। इसने दुनिया के एक महान रिलीजियस एक्सपेंशन के लिए मंच तैयार किया। धर्म के ट्रैवल के लिए रास्ते खुले थे। बुद्धिज्म इंडिया में 5th सेंचुरी बीसी में शुरू हुआ। इसके फाउंडर सिद्धार्थ गौतम थे, यानी बुद्ध। उन्होंने दुख खत्म करने और एनलाइटनमेंट पाने का एक रास्ता सिखाया। उनकी टीचिंग्स पूरे इंडिया में फैल गईं। फिर इसने बाहर की तरफ देखना शुरू किया। मिशनरीज और फॉलोअर्स इस मैसेज को शेयर करना चाहते थे। मौर्य एम्परर अशोक ने इसके फैलने में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कई पड़ोसी देशों में मिशंस भेजे। इस शुरुआती पुश ने बुद्धिज्म को दूसरी जगहों पर अपनी पकड़ बनाने में हेल्प की। सेंट्रल एशिया के राज्यों ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन रीजन्स के मर्चेंट्स अक्सर सिल्क रोड पर ट्रैवल करते थे। बुद्धिज्म चाइना में लगभग 65 से 85 एडी के आसपास पहुंचना शुरू हुआ। यह हैन डायनेस्टी का टाइम था। सिल्क रोड एक नया स्पिरिचुअल रास्ता चाइना के दरवाजे तक ले आया था। यह चाइनीज हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। एक फेमस कहानी है हान डायनेस्टी के एम्परर मिंग के बारे में। उन्होंने चाइना पर 58 से 75 एडी तक रूल किया। अराउंड 64 एडी में उन्हें एक बहुत पावरफुल सपना आया। अपने सपने में उन्होंने एक गोल्डन डीटी को उड़ते हुए देखा। वो डीटी लाइट रेडिएट कर रहा था। उनके एडवाइजर्स ने सजेस्ट किया कि यह फिगर शायद बुढ़ा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुढ़ा वेस्ट से आए एक सेज हैं। इस सपने से एम्परर की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो इस फॉरेन गॉड के बारे में और जानना चाहते थे। यह लेजेंड चाइना में बुद्धिज्म के बारे में बढ़ती हुई अवेयरनेस को हाईलाइट करता है। सपने के बाद एम्परर मिंग ने रिपोर्टेडली इनवॉइस भेजे। ये ऑफिशियल्स वेस्टवर्ड ट्रैवल किए। उनका मिशन था बुद्धिज्म के बारे में सीखना। उन्होंने सिल्क रोड पर दूर तक जर्नी की। कुछ सालों बाद वो चाइना लौटे। वो अकेले नहीं थे। वो अपने साथ 2 इंडियन बुद्धिस्ट मंक्स को लाए। उनके नाम थे कासियापा मटांगा और धर्मारातना। वो अपने साथ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और सेक्रेड इमेजेस भी लाए। लेजेंड कहता है कि यह प्रीशियस आइटम्स व्हाइट हॉर्सेस पर लाए गए थे। यह डिटेल चाइनीज बुद्धिस्ट के लिए बहुत सिंबॉलिक बन गया। बुद्धिज्म के अराइवल को ऑनर करने के लिए एम्परर मिंग ने एक टेम्पल बनाने का ऑर्डर दिया। यह टेम्पल 68 एडी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। यह लुओयांग में बनाया गया, जो हान डायनेस्टी की कैपिटल थी। इसका नाम व्हाइट हॉर्स टेम्पल या बाईमासी रखा गया। यह नाम उन व्हाइट हॉर्सेस की याद में रखा गया था।
इन हॉर्सेस ने सेक्रेड टेक्स्ट्स कैरी किए थे। व्हाइट हॉर्स टेम्पल को ट्रेडिशनली चाइना का पहला बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है। यह बुद्धिस्ट एक्टिविटी का सेंटर बन गया। इसने बुद्धिज्म के ऑफिशियल वेलकम को सिंबलाइज किया। मंक्स और टेक्स्ट का आना तो बस शुरुआत थी, स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करने की जरूरत थी। यह एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट टास्क था। कसियापा मटांगा और धर्मरात्ना ने यह काम शुरू किया। उन्होंने की बुद्धिस्ट टेक्स्ट को चाइनीज में ट्रांसलेट किया। इससे चाइनीज लोगों को बुद्धिस्ट टीचिंग्स पढ़ने और समझने में हेल्प मिली। कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज को ट्रांसलेट करना डिफिकल्ट था। बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए सही चाइनीज वर्ड्स ढूंढना एक चैलेंज था। इन अर्ली ट्रांसलेटर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन रखी। इंडिया और सेंट्रल एशिया से और भी मंक्स उनके पीछे आने वाले थे। जो पहले चाइनीज लोग बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए वो अक्सर एलीट क्लास से थे। कुछ तो इंपीरियल कोर्ट के मेंबर्स थे, बाकी स्कॉलर्स और मर्चेंट्स थे। वो बुद्धिज्म की सोफिस्टिकेटेड फिलॉसफी से अट्रैक्ट हुए थे। इसके आइडियाज जैसे कार्मा, रीबर्थ और निर्वाणा नए थे। कंपैशन और इंडिविजुअल स्पिरिचुअल एफर्ट पर जोर देना भी बहुत लोगों को पसंद आया। शुरू की बुद्धिस्ट कम्युनिटीज मॉनेस्ट्रीज के आसपास बनी। ये मॉनेस्ट्रीज लर्निंग और डिवोशन के सेंटर्स बन गए। ये नया फेथ धीरे धीरे लोगों में फैलने लगा। चाइना में बुद्धिज्म एक वैक्यूम में एंटर नहीं हुआ था। चाइना में पहले से ही स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस थे। डाओइज्म उनमें से एक था। डाओइज्म का फोकस डाओ यानी द वे के साथ हार्मनी में जीने पर था। इसने नेचर, सिंप्लिसिटी और मेडिटेशन पर जोर दिया। बुद्धिज्म के साथ कुछ सिमिलैरिटीज थीं। दोनों ही इनर पीस और डिटैचमेंट को वैल्यू करते थे। शुरू के कुछ चाइनीज लोग बुद्धिज्म को डाओइज्म का एक फॉरेन वर्जन समझते थे। वो कभी कभी बुद्धिस्ट आइडियाज को समझाने के लिए डाओइस्ट टर्म्स यूज करते थे। इससे बुद्धिज्म चाइनीज लोगों के लिए और फेमिलियर हो गया। कन्फ्यूशनिज्म दूसरा मेजर ट्रेडिशन था। वो चाइनीज सोसाइटी और गवर्नमेंट की बुनियाद था। कन्फ्यूशनिज्म का फोकस सोशल हार्मनी, फैमिली ड्यूटीज और अथॉरिटी के लिए रिस्पेक्ट पर था। बुद्धिज्म, जिसमें संन्यास और इंडिविजुअल सैल्वेशन पर जोर था, कभी कभी अलग लगता था। मंक्स अपनी फैमिलीज छोड़ देते थे, जो कन्फ्यूशन वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता था। लेकिन टाइम के साथ बहुत से चाइनीज लोगों ने दोनों को प्रैक्टिस करने के तरीके ढूंढ लिए। बुद्धिज्म ने अडेप्ट किया, कुछ कॉन्टेक्स्ट में फिलियल पाइटी पर जोर देते हुए। टेंशन के पीरियड्स भी थे, लेकिन पीसफुल को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस के लंबे पीरियड्स भी थे। बुद्धिज्म का चाइना पर बहुत गहरा और लास्टिंग इंपैक्ट हुआ। इसने चाइनीज आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया। बुद्धिस्ट स्टोरीज और थीम्स पॉपुलर हो गए। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस वाइड स्प्रेड हो गए। बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने चाइनीज थॉट को एनरिच किया। इसने लाइफ और डेथ पर नए पर्सपेक्टिव्स दिए। कई सेंचुरीज में बुद्धिज्म पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गया। ये चाइना के 3 टीचिंग्स में से एक बन गया, डाओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म के साथ। सिल्क रोड सिर्फ एक रिलीजन ही नहीं लाया था, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स लाया था। इस फोर्स ने चाइनीज कल्चर को हमेशा के लिए रीशेप कर दिया।